तो प्रश्न यहीं पहला पैदा हो जाता है कि प्राकृतिक खेती की बात है तो प्लास्टिक का ड्रम क्यों? प्लास्टिक क्यों? जब हम प्राकृतिक खेती का बात करते हैं तो प्लास्टिक हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि हम प्लास्टिक का ही ड्रम इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ व्यवस्था बड़ी है, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ जियोमेट का निर्माण करना पड़ता है। आप फार्म पे भी देखा होगा, एक बहुत लीटर का हमने एक तैयार किया हुआ है, वहाँ भी निर्माण होता है। तो लगातार यहाँ भी वो प्रयास हमारे जारी रहते हैं और प्रोसेस यहाँ भी हम लगातार चलाते रहते हैं। इसके स्थान पे हम कोई भी यूटेंसिल जो लोहे का ना हो, हमारे घरों के अंदर पुराने मटके भी हो सकते हैं, आपके कोई सीमेंट की कोई टंकी भी हो सकती है आपके यहाँ, अगर वो बाई चांस किसान के पास अवेलेबल ना भी हो तो वहाँ हम क्या कर सकते हैं कि ज़मीन के अंदर कोई खड्डा मार सकते हैं, उसको अंदर से लिपाई करके और छोटा सा नीचे प्लास्टिक की शीट बिछा दी जाए जिससे कोई सीपेज ना हो पानी की, हम वहाँ भी उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा कोई नहीं कि प्लास्टिक ही हमने इस्तेमाल करनी है, किसान के पास जो भी अवेलेबिलिटी बन सकती है आप उसका इस्तेमाल वहाँ कर सकते हैं। इस 200 लीटर के ड्रम के अंदर हम लगभग 180 लीटर पानी लेते हैं और उस 180 लीटर पानी में हम जो पहला कंपोनेंट डालते हैं वो है देसी गाय का 10 किलो गोबर। अब ये प्रश्न ये पैदा होता है कि गोबर हमने कौन सी देसी गाय का इस्तेमाल करना है? देसी गाय तो है, कौन सी देसी गाय का? हमारे माइक्रोबायोलॉजी लैब से कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो बताया गया था, और वो चीज़ें हम बहुत सारे सुनते भी आए हैं। हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि गाय एक ऐसा जीव है जिसको उसके जन्म से लेके और उसकी मृत्यु तक हमें अपने खूंटे से बांध के रखना चाहिए। हमारी परंपराओं में हमेशा ये कहा गया है कि गाय को कभी भी हमें आवारा नहीं छोड़ना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण ये था कि जो जो गाय बूढ़ी होती है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है, दूध देना बंद कर देती है, तो जितनी भी ऊर्जा वो बाहर से लेती है, पोषण के रूप में लेती है, उस समस्त ऊर्जा का इस्तेमाल वो अपने गोबर और मूत्र में करती है। यानी अगर हम बूढ़ी गाय, देसी गाय के गोबर की और मूत्र की जांच कराएं और नॉर्मल गाय से उसका कंपैरिजन करें तो उसके अंदर माइक्रोबियल काउंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं और उसके अंदर जो मिनरल्स हमारे मूत्र के अंदर पाए जाते हैं वो उसकी भी संख्या अधिक पाई जाती है। तो इसलिए हम यहाँ से ये प्रेफर करते हैं, कोई भी बूढ़ी गाय आपके घर में है, आप उसके गोबर को इस जियोमेट के निर्माण में प्रेफर करें। उसके बाद आप देसी गाय का गोबर है, कोई भी देसी गाय है, जो भी आपके पास ब्रीड अवेलेबल है, आपकी लोकल ब्रीड है, उसका आप 10 किलो गोबर इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? उसके बीच में प्रश्न आता है कि गोबर कितना पुराना इस्तेमाल करना चाहिए। गोबर हम यहाँ से ये सिफारिश करते हैं कि 24 घंटे तक का पुराना गोबर ही आपको इसके निर्माण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि जैसे ही गोबर उसके रूमन से बाहर आता है, निश्चित रूप से उसको यहाँ जैसे ही बाहर आएगा, निश्चित रूप से उसको अलग तापमान मिलेगा और अलग उसको मॉइस्चर मिलेगा, अलग क्लाइमेटिक कंडीशन उसको मिलेगी। तो ये अगर जो जो हमारा गोबर पुराना होगा तो जितने भी माइक्रोब उसके अंदर मौजूद हैं उनकी सुप्त अवस्था में, डोरमेंसी में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि वो सक्रिय जीवाणु वहाँ कम हो जाते हैं। तो इसलिए हमें 24 घंटे तक का पुराना गोबर ही इस तरह इस्तेमाल कर लेना चाहिए। गोबर को इस्तेमाल कैसे करना है? गोबर को आपको रबड़ी के रूप में घोलना है। कहाँ गया? रबड़ी के रूप में तैयार करना है आपको गोबर को, ताकि इसमें कोई ऐसी गांठ ना रह जाए। अगर कोई गांठ रह जाती है तो उस गांठ में कुछ भी किसी प्रकार की फंगस वहाँ पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसको हम रबड़ी के रूप में तैयार करके और पहला कंपोनेंट हम इसमें देसी गाय का गोबर डालेंगे। उसको क्यों डालेंगे? क्योंकि देसी गाय के गोबर के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 ग्राम देसी गाय के गोबर के अंदर 300 से 500 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं, और 10 किलो गोबर से डालने से हम इसके अंदर माइक्रोबियल जो काउंट्स हैं हमारे, वो हमने इसके अंदर बैक्टीरिया डाल दिए हैं। दूसरा कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं हम देसी गाय का मूत्र। मूत्र इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि मूत्र हमारा जो है वो एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी ऑक्सीडेंट भी है, एंटी वायरल भी है, और उसके अंदर वो सभी प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं जो हमारे पौधे के जीवन चक्र को पूरा करने में आवश्यक होते हैं। वो सभी प्रकार के मिनरल इसमें पाए जाते हैं। तो हम 10 लीटर इसमें देसी गाय का मूत्र इस्तेमाल करते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि मूत्र कितना पुराना होना चाहिए? ऐसा बताया गया है, उस रिसर्च में ऐसा बताया गया, मूत्र आपका चाहे कितना भी पुराना हो, चाहे 6 महीना पुराना आपके पास मूत्र रखा हो, उस मूत्र का भी आप यहाँ इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा,
तीसरा कंपोनेंट डालते हैं हम इसमें बेसन। बेसन किसको बोलते हैं हम? दालों का आटा। दालें हमारी कौन कौन सी? चना है, मूंग है, उड़द है, लोबिया है, आपका मूंगफली है, अरहर है, जो भी दालें आपके हैं, जो भी हमारे डाइकोट्स हैं, जिसका बीज तोड़ने से 2 भागों में बराबर बढ़ जाता है, उसको हम डाइकोट्स बोलते हैं, और उन्हीं का आटा हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। दालें हमारे खाद्य श्रृंखला में भी शामिल हैं। हम दालें खाते क्योंकि दालों के अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है, तो इसलिए हम दालों का सेवन करते हैं। दालों खाने से कई बार क्या होता है कि प्रोटीन की अधिक मात्रा जाने से हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो इसलिए हमारी जो परंपराएं थी, आपने देखा होगा, दाल के साथ चावल जोड़ दिया गया, कढ़ी के साथ चावल जोड़ दिया गया, ताकि उस प्रोटीन की अधिक मात्रा को वहां से न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। कभी आपने सुना होगा कि बैंगन का भरता और चावल बना दो, टिंडे की सब्जी और चावल बना दो। हमेशा दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल, ये हमेशा इस प्रकार का हम डाइटरी सिस्टम अपना रखते हैं, ताकि हमारे उस बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक ना बढ़ जाए। क्योंकि हमारे जो जीवाणु है उनका शरीर भी प्रोटीन से बना होता है, और प्रोटीन उनका भोजन होता है, तो इसलिए उस बेसन का इस्तेमाल हम उस जीवाणुओं के भोजन के इस्तेमाल के रूप में इसमें डालते हैं, ताकि वो इस भोजन को ग्राइंड करें और वहाँ से अपने आप को मल्टीप्लाई करना आरंभ करते हैं। तो इसलिए हम उसको प्रोटीन में डालते हैं। डालिए, इसको भी आपको घोल के डालना है, ताकि इसमें कोई गांठ न रह जाए और कोई फंगस वहाँ डेवलप ना हो पाए। चौथा कंपोनेंट डालिए, मीठा, गुड़। वैसे हम रिकमेंड करते हैं कि आपको, जैसे साथी ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया था कि हम ऐसे मोलेसिस इस्तेमाल करते हैं, तो अधिकतर हम वही इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। अब मीठा इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जैसे ही उसको मीठा मिलता है, तो उन बैक्टीरियाज की कोशिकाओं का विभाजन जो है, जो सेल्स का डिवीजन जो है, वो बड़ा फास्ट हो जाता है, और उनका मल्टीप्लिकेशन जो है बड़ा फास्ट होता है, इसलिए हम उसके अंदर वो मीठा इस्तेमाल करते हैं। लास्ट कंपोनेंट, मिट्टी, सजीवी मिट्टी। सजीवी मिट्टी किसको बोलते हैं आप? ऐसे वृक्ष के नीचे की मिट्टी जहां कभी कोई केमिकल ना डलता हो, लेकिन वहां वनस्पति मौजूद होनी चाहिए। तो क्योंकि वहां हमारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, एरोबिक और अनएरोबिक। तो ये एरोबिक बैक्टीरिया वहां मौजूद हैं, और उन एरोबिक बैक्टीरियाज की संख्या को बढ़ाने के लिए हम इस सजीव मिट्टी का इस्तेमाल इसके अंदर करते हैं, ताकि दोनों प्रकार के बैक्टीरियाज हमारे खेतों में वहां पहुंच जाए। 5 चीज डालने के बाद अब हमने इसको घुमाना है। इसमें हम, ऐसा कोई अभी साइंटिफिक रिसर्च तो हमारे पास नहीं आई है कि किस दिशा में घुमाना है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक हमारी जो ब्रह्मांड की जो दिशा है, हम उसको ही फॉलो करते हैं। घड़ी की सुई की दिशा जो हमारी है, हम उसी के अनुसार इसको घुमाते हैं। लेकिन इसमें हम साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि किस गति से हमने इसको घुमाना है, क्योंकि अगर हम अधिक गति का इस्तेमाल करते हैं, अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल इसमें करते हैं, तो वहाँ हीट पैदा हो जाती है। तो हमने उतनी ही ऊर्जा इसके अंदर लगानी जितनी ऊर्जा इसको आवश्यक है। कई किसान क्या करते हैं, इसके अंदर एक फैन लगा देते हैं और बहुत तेजी से इसको घुमाते हैं। बहुत तेजी से घुमाने से क्या होता है,